चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने कभी ना कभी मैग्नेट तो देखा ही होगा। मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक। आज नहीं देखा होगा, बचपन में देखा होगा, कभी ना कभी मैग्नेट से खेले होंगे आप लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें बहुत सारा टॉपिक जो है वो डिलीटेड है। पेज नंबर 232 से लेकर 237 जो है एनसीईआरटी बुक का, वो ये सारा टॉपिक डिलीटेड है। तो हम लोग रिमूव टॉपिक को छोड़ के और बाकी जो टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आएगा उसको कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज वन ऑफ द मेजर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन यूज। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्रिएट करता है, जिसका हम लोग यूज भी करते हैं। कहाँ कहाँ यूज करते हैं उसको हम देखेंगे, और कैसे क्रिएट करता है, उसका डायरेक्शन किधर होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ विच वी कांट हैव मोटर्स इन द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड। अगर इसका यूज नहीं हो पाएगा तो हमारे वर्ल्ड में जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड है उसमें मोटर का भी यूज नहीं हो पाएगा। ए करेंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अगर कोई वायर है, जैसे ये कंडक्टर है, वायर है, अगर ये करंट को कैरी कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये अपने चारों तरफ कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। आखिर कैसे जानेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है, अभी देखते हैं। ठीक है। It can be confirmed by using magnetic lines of force और magnetic field lines। ये क्या कर रहा है कि अपने अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर रहा है। तो देखिए, मैग्नेट का यहाँ पर दो तीन प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। देखते हैं कि ये दोनों तीन प्रॉपर्टीज क्या है। पहला प्रॉपर्टी इसका दिया हुआ है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, दूसरा है रिपल्सिव और तीसरा है डायरेक्टिव। देखिए, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं मैग्नेट अट्रैक्ट्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। हम लोग देखते थे पहले बचपन में कि जब एक मैग्नेट लेते थे और उसके नजदीक में कॉइन ले जाते थे, सिक्का को ले जाते थे, तो क्या करता था, उसको अट्रैक्ट कर लेता था। या कोई आयरन का किल ले जाते थे तो उसको क्या कर लेता था, अट्रैक्ट कर लेता था। तो उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। देखिए, यहाँ पर आयरन का फीलिंग्स रखा हुआ है और उसको क्या कर ले रहा है, ये अट्रैक्ट कर ले रहा है। उसके बाद दूसरा है रिपल्सिव प्रॉपर्टीज। रिपल्सिव प्रॉपर्टीज का मतलब ये हुआ कि जब हम दो सेम पोल मतलब का लाते थे मैग्नेट, तो क्या होता था, लाइक पोल जब लाते थे तो वो रिपेल करता था। क्या करता था, रिपेल करता था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और जब अनलाइक मैग्नेटिक पोल लाते थे तो क्या करता था, अट्रैक्ट करता था, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता था। तो देखिए यहाँ पर रिपल्सिव प्रॉपर्टीज दिखाया गया है। ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल। ये दूसरा मैग्नेट है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। तो जब नॉर्थ और नॉर्थ को पास में लाना चाह रहे हैं तो क्या हो रहा है, फोर्स जो है इधर लग रहा है और इधर लग रहा है, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। वैसे ही साउथ साउथ पोल को जब नज़दीक में लाना चाहे, फोर्स जो है रिपेल कर रहा है। लेकिन जैसे ही साउथ पोल और नॉर्थ पोल को लाए, अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, लाइक पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को लाए तो अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, लाइक पोल है। तो ये भी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट है। तीसरा ये है कि फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। देखिए, ये एक थ्रीड के हेल्प से, मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, इसको जब भी हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे कोई भी चीज के हेल्प से, तो ये क्या होगा, जब भी ये सस्पेंड होगा तो किस डायरेक्शन में होगा, साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, मतलब नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होगा। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तीन प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग ने देखा। कौन कौन सा प्रॉपर्टीज था, रिपल्सिव, डायरेक्टिव और अट्रैक्टिव। अब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया अराउंड अ मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट और एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड। देखिए, अगर ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को अगर मान लीजिए इस पे रख दिए, ठीक, सपोज कीजिए इस मैग्नेट को इस पे रख दिए, तो ये मैग्नेट क्या करेगा, इसका एक फिक्स एरिया होगा कि हाँ ये इतना दूर तक अपना इफेक्ट मैग्नेट का दिखाएगा। तो जितना एरिया ये कवर कर रहा है, जिस एरिया में इसका फोर्स, इसका इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है, वहीं उसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, टेस्ला होता है। द मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया को बोलेंगे कि जहां पर मैग्नेट फोर्स क्या हो, फील्ड हो। जैसे कि एक मैग्नेट यहाँ पर रखा हुआ है, तो इस एरिया तक ये क्या कर रहा है, ये अपना मैग्नेटिक फोर्स को फील्ड करा रहा है। तो मतलब यही इसका क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हुआ। क्या हुआ, इसका मैग्नेटिक फील्ड हुआ। तो इसका सिंपली डिफिनेशन यही हुआ कि द मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी
फील्ड। देखिए एक एक्टिविटी के हेल्प से हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल। एक फिक्स कर लेना है व्हाइट पेपर को, उसके बाद प्लेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ इट। उसके बीच में क्या रखना है, एक बार मैग्नेट रखना है जैसा कि यहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद क्या करना है, स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स को यहाँ पर क्या किया है, स्प्रिंकल कर दिया है। जैसे ही अगर यहाँ पर मेटल रखेंगे अगल बगल मैग्नेट का, तो क्या होगा, उसको वो अट्रैक्ट करेगा। आयरन फिलिंग्स भी क्या है, वन टाइप ऑफ मेटल है, तो ऐसे ही करना है। उसके बाद क्या किया है कि स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट। ए सॉल्ट स्प्रिंकल may be used for this purpose. Now tap the board gently. उसके बाद क्या करना है कि बोर्ड को जेंटली वहां से टैप कर लेना है। What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व यही करेंगे कि द पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग्स डिपिक्ट्स द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। जो पैटर्न था उसका आयरन फिलिंग्स का, वो किसको डिपिक्ट करेगा, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। कहाँ का मैग्नेटिक फील्ड को, उस बार मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसको। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसको बोलेंगे, देखिए मैग्नेटिक फील्ड समझ में आया क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया को बोलते हैं जिस एरिया में क्या हो, मैग्नेट अपने मैग्नेटिक फोर्स को फील्ड कराए। मतलब कि जिस एरिया में मैग्नेटिक फोर्स फील्ड हो रहा है किसी मैग्नेट के कारण, वहीं उस मैग्नेट का क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हुआ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर ए विजुअल टूल यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड्स। दे डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं होता है, एक विजुअल टूल होता है जिसके द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। दे डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। ये एक चीज और डिस्क्राइब करता है, क्या डिस्क्राइब करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को फिर डिस्क्राइब करता है कौन, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, ये एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसको ध्यान से देखना है। पहला है कि दे फॉर्म क्लोज लूप। ये जो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये क्या करेगा, क्लोज लूप क्रिएट कर रहा है, क्लोज लूप क्रिएट कर रहा है, ठीक है। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक जगह पर अगर इंटरसेक्ट कर देगा तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड स्प्लिट अपार्ट फ्रॉम द ईच अदर द फील्ड इज वीक। जितना एक दूसरे से दूर जाएगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा, और यहाँ पर जहाँ पर नियर है पोल के पास, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। दे फ्लो फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल इनसाइड अ मैग्नेट। ये बात बहुत ध्यान देने वाला है। ध्यान देने वाला बात क्या है कि ये इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल से टू नॉर्थ पोल की तरफ जाता है, लेकिन आउटसाइड द मैग्नेट ये नॉर्थ टू साउथ जाता है। आउटसाइड द मैग्नेट कैसा जाता है, आउटसाइड द मैग्नेट जाता है नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड जाता है साउथ टू नॉर्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। और दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि एक पॉइंट पे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो होगा अलग अलग हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, देखिए इसके लिए क्या किया है, एक एक्टिविटी किया है, और इस एक्टिविटी से ये पता लगेगा कि कोई भी मेटेलिक कंडक्टर है जो कि करंट को कैरी कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड क्रिएट कर रहा है। देखिए इसमें क्या किया है, लेट अस पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वायर ए बी। एक ए बी वायर लिया है और ए बी वायर के थ्रू क्या किया है, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया है, और उसमें एक स्विच लगा दिया है। क्या लगा दिया है, स्विच लगा दिया। यहाँ पर ओपन स्विच है, इस केस में जो है करंट फ्लो नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या किया है, on the passing the current we find that compass needle is deflected from its north south position as shown in figure। देखिए क्या हो रहा है, जब इसका ओपन स्विच था तो ये एक कंपास नीडल है, कंपास नीडल क्या करता है, डिटेक्ट करता है। तो ये क्या हुआ कि ये स्टेबल था, लेकिन जैसे ही यहाँ क्लोज स्विच हुआ ये क्या हो गया, मूवमेंट में आ गया। और यही डिफ्लेक्शन क्या शो किया, ये डिफ्लेक्शन ये शो किया कि हाँ ये अपने चारों तरफ जो है ये अपने नियर में क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट
कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जब इसका स्विच ओपन था, जब करंट यहाँ से नहीं फ्लो हो रहा था वायर से, तब इसका डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही क्लोज स्विच हुआ और वायर से करंट पास होना स्टार्ट हुआ, यानी उसमें डिफ्लेक्शन आ गया। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि क्या मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जनरेट होता है। उसके बाद है कि एंड व्हेन द करंट इज स्विच ऑफ द कंपास नीडल रिटर्न्स टू इट ओरिजिनल पोजीशन। जैसे ही इसको फिर से ऑफ किया गया, इस पोजीशन में लाया गया, फिर से ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में कंपास आ गया। वी नो दैट ए फ्रीली पाइवोटेड कंपास नीडल ऑलवेज सेट itself इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो फ्रीली पाइवोटेड कंपास होता है वो क्या करता है? अपने आप को हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेट किए रहता है। इट डिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट्स यूजुअल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ओनली लिखा गया ओनली when it is acted upon by another। देखिए, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। another magnetic field, so the deflection of compass needle by the current carrying wire in the above experiment shows that an electric current produces a magnetic field around it। उसका डिफ्लेक्शन ये शो किया कि हाँ, वो अपने चारों तरफ कैसा फील्ड क्रिएट कर रहा है? वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। इट इज दिस मैग्नेटिक फील्ड विच डिफ्लेक्ट्स द कंपास नीडल प्लेस्ड नियर द करंट कैरिंग वायर। इसी के कारण क्या हुआ? कंपास नीडल का जो नीडल था वो क्या हुआ? उसमें डिफ्लेक्शन आया। तो देखिए, इस एक्टिविटी से हमको मेनली क्या पता चला? मेनली यही पता चला कि जब ये वायर था, इसके नियर कंपास नीडल रखे थे, जब स्विच ऑन था तो वहां से जब करंट नहीं पास हो रहा था तो क्या हो रहा था? कुछ भी हमको इफेक्ट दिखने को नहीं मिल रहा था। किसमें? कंपास नीडल में। लेकिन जैसे ही हम क्लोज स्विच किए और करंट वहां से पास होने लगा तो क्या होने लगा? उस कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आ गया। इससे ये प्रूफ हुआ कि हाँ, करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है क्या करता है? अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे कि पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होता है। द पैटर्न ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट शेप। देखिए, उसका जो पैटर्न है वो डिपेंड करेगा कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका शेप कैसा है। अब सपोज कीजिए ये मेरे पास एक वायर है, इसके थ्रू अगर करंट कैरी हो रहा है तो ये क्या है? स्ट्रेट वायर है। लेकिन इसको अगर सर्कुलर रूप में ला दिए, इसका क्या हुआ? शेप चेंज हो गया। इसको अगर हम क्या किए कि इसको सोलेनोइड के फॉर्म में ला दिए। देखिए, इसको अगर सोलेनोइड के फॉर्म में ला के तब एक अक्रॉस इसके इंड्स पे हम वोल्टेज देना सप्लाई किए, करंट देना सप्लाई किए, तो क्या हुआ? इसका शेप चेंज हो गया। तो देखना है कि कौन से केस में क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका पैटर्न क्या होता है, ये सब देखना है। तो देखिए, 3 केस में देखना है। एक देखना है स्ट्रेट कंडक्टर के केस में यानी स्ट्रेट वायर के केस में, दूसरा देखना है सर्कुलर में यानी सर्कल के केस में, और तीसरा देखना है लॉन्ग वायर मतलब सोलेनोइड को जब हम लोग करेंगे चारों तरफ से ऐसे बेंड कर लेंगे उस केस में देखना है। तो देखिए, तीनों केस हम लोग देखते हैं। पहला केस हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर स्ट्रेट वायर। जब स्ट्रेट वायर है उसमें कोई करंट कैरी हो रहा है तो उसमें आखिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ बना रहा है। सपोज कीजिए ये जो है हमारा एक स्ट्रेट वायर है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? बैटरी लगा हुआ है। तो जब वहां पर बैटरी लगा हुआ है और करंट का डायरेक्शन हमारा किधर है? अपवार्ड डायरेक्शन है। किधर है? अपवार्ड है। तो इस केस में क्या होगा? देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द स्ट्रेट करंट कंडक्टर मतलब स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आर कंसेंट्रिक सर्किल विद सेंटर लाइज ऑन द वायर। देखिए क्या होगा, अगर सपोज कीजिए कि एक वायर है, ठीक, अगर इसको यहाँ से हम लोग पास कराते हैं इसके बीच से, तो क्या होगा कि ये अगर अपवार्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका जो ये हमारा ये सर्कल, ये जो फिंगर है, ये बताएगा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर बन रहा है। इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा। जैसे देखिए, ये कार्डबोर्ड यहाँ पर फिक्स किया हुआ है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। और ये क्या किसको शो कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रहा है। और ये किसको शो कर रहा है? करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है। द इंड्स ऑफ द वायर ए बी आर कनेक्टेड टू ए बैटरी। उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है थ्रू अ स्विच, एक स्विच के द्वारा। व्हेन करंट इज पास थ्रू द वायर ए बी इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जब इसके थ्रू करंट पास हो रहा है तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। दिस मैग्नेटिक फील्ड हैज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द वायर ए बी व्हिच कैन बी शो बाय स्प्रिंकलिंग आयरन फिलिंग्स ऑन द कार्डबोर्ड सी। इसको हम कैसे पता कर सकते हैं? ऐसे पता कर सकते हैं कि जिस कार्डबोर्ड से इसको पास किए हैं, अगर यहाँ पर आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करेंगे तो क्या करेगा? उसको
अट्रैक्ट करेगा। द आयरन फिलिंग्स गेट मैग्नेटाइज्ड, आयरन फिलिंग्स जो होगा वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। एंड ऑन टैपिंग द कार्डबोर्ड शीट द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन सर्किल अराउंड द वायर। जैसे ही उसको हटाएंगे कार्डबोर्ड को तो क्या होगा, आयरन का फिलिंग जो है अपने आप को अरेंज कर लेगा एक सर्कल के फॉर्म में। द वायर शोइंग दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर इन नेचर। इससे ये पता लगा, इससे ये शो हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो नेचर में कैसा होता है, सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्कुलर होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर इन नेचर। उसके बाद जो दिया है, एंड ऑन टैपिंग द कार्डबोर्ड शीट showing that the circular in nature, a small floating compass M placed on the cardboard indicates the direction of the magnetic field when current is flow in the upward direction। देखिए इसमें कहाँ जा रहा है करंट, करंट जो जा रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो करंट जब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, करंट मान लीजिए ये वायर है, ये इसी को वायर मान लेते हैं, ये वायर है, इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी जैसे क्लॉक जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो बताइए कि जब अप डाउनवर्ड में जाएगा तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज, यानी जिसमें क्लॉक मूव करता है। तो ये डिपेंड करेगा कि करंट का डायरेक्शन किधर है। अगर अपवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर डाउनवर्ड होगा तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। उसके बाद है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर इज रिवर्स्ड, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को वायर का रिवर्स कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी आल्सो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। इट हैज बीन शोन बाय द एक्सपेरिमेंट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट गिवन पॉइंट इज, देखिए इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या मिला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पास थ्रू द वायर। अगर करंट जो है वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। एंड सो ग्रेटर द करंट इन द वायर स्ट्रॉन्गर विल द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। अगर ग्रेटर करंट हम लोग क्रिएट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनते जाएगा। उसके बाद है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वायर, और जो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर है उसका ये क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब उसको अगर इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये दो ऑब्जर्वेशन हमको देखने को मिला, किसके केस में, इन द केस ऑफ स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कंडक्टर। उसके बाद है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से ये बताता है कि अगर आपको डायरेक्शन ऑफ करंट दिया हुआ हो तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। अगर एक वायर है, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो यानी इसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अभी तुरंत पता है, एंटी क्लॉक वाइज। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इसका कैसा होगा, क्लॉक वाइज। इसके लिए किस हैंड का रूल यूज करना है, राइट हैंड का। किस हैंड का, राइट हैंड का। राइट हैंड तो थंब को अपने उस पोजीशन में रखना है जिस डायरेक्शन में आपका डायरेक्शन ऑफ करंट हो। अगर ऊपर है तो ऊपर रखना है, नीचे है तो नीचे रखना है। इससे क्या पता लगेगा आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता लगेगा। देखिए राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय मैक्सवेल। ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, मैक्सवेल के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। इट एस्टेब्लिश्ड द रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या बताता है, एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है, किसके किसके बीच में, डायरेक्शन ऑफ करंट के बीच में और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। द राइट हैंड रूल इज थंब रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये किसके लिए यूज होता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए अराउंड ए करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। किस केस में, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में। इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिन टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड, अगर आपको इमेजिन करना है कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर को हम कहाँ लिए हैं, अपने राइट हैंड में लिए हैं, तो क्या होगा, जब राइट हैंड में लिए हैं देन द डायरेक्शन ऑफ करंट, आपको थंब जो है वो पॉइंट करेगा किसको, डायरेक्शन ऑफ करंट को। देन द डायरेक्शन ऑफ द लेफ्ट फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब ये फिंगर जो है वो किसके लाइंस को डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा हमारे मैग्नेटिक फील्ड के लाइन से। ये किसको डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा हमारे मैग्नेटिक फील्ड के लाइन से। हमेशा जो थंब है वो किस डायरेक्शन में रहना चाहिए, वो उस डायरेक्शन में रहना चाहिए जिस डायरेक्शन में हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट हो। उसके बाद है कि इफ द डायरेक्शन इन विच आवर फिंगर्स आर फोल्डेड गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इन दिस केस आवर फिंगर्स आर फोल्डेड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ, जब डायरेक्शन अपवर्ड है करंट का तो ये किसके डायरेक्शन में हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, और डाउनवर्ड होगा तो क्लॉकवाइज। इज आल्सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन
shown by the circle drawn at the top of the wire, जैसा कि हमको देखने को मिल रहा है। अब दूसरा चीज है, अभी हम लोग देखे किसके बारे में, हम लोग देखे स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के बारे में। अब हम लोग देखेंगे सर्कुलर वायर के बारे में। वो था स्ट्रेट था, अब इसमें क्या है, ये एक सर्कुलर वायर है। क्या है? सर्कुलर वायर है, जिसको एक कार्डबोर्ड के थ्रू पास किया गया है। देखिए यहाँ से भी जा रहा है वायर और यहाँ से भी जा रहा है, और नीचे इसको किससे कनेक्ट किया गया है, इसको कनेक्ट किया गया है, स्क्रीन को बैटरी से कनेक्ट किया गया है। देखिए जब ये बैटरी से कनेक्ट हुआ तो क्या होगा, जहाँ पे यहाँ से जहाँ से पास हुआ है और यहाँ से जहाँ से पास हुआ है, दोनों जगह क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस बात पे डिपेंड करेगा, डिपेंड इस पे करेगा कि इसका डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। यानी डायरेक्शन ऑफ करंट इस केस में क्या है, अपवार्ड है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और इसमें क्या हो जाएगा, डाउनवार्ड हो जाएगा। जिसमें अपवार्ड रहेगा उसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा, और जिसमें डाउनवार्ड होगा उसमें क्लॉकवाइज होगा। तो देखिए यही दिखाने का कोशिश किया गया है। ये एक बैटरी है, इस बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया है। ये सपोज कीजिए कि एक कार्डबोर्ड है, और कार्डबोर्ड को बीच से हम क्या किए, ये सर्कुलर लूप था, तो एक यहाँ से पास हुआ होगा और एक यहाँ से पास होगा। जब ये दोनों जगह से पास होगा तो यहाँ भी क्रिएट करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ भी करेगा, और बीच में भी करेगा। तो एक जगह ऊपर से जाएगा करंट, तो एक जगह नीचे से आएगा, क्योंकि ये क्या है, एक सर्कुलर लूप है। देखिए वी नो दैट व्हेन करंट इज पास थ्रू ए स्ट्रेट वायर, जब करंट एक स्ट्रेट वायर के थ्रू पास हो रहा है, ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट, एक मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ प्रोड्यूस हो रहा है। इट हैज बीन फाउंड दैट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इंक्रीज इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए स्ट्रेट वायर, द वायर इज कन्वर्टेड इन द सर्कुलर लूप। ये पाया गया कि अगर हम करंट को, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट वायर के इंस्टेड में हमको कॉपर और स्ट्रेट वायर के इंस्टेड में अगर सर्कुलर लूप को यूज करते हैं तो हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। इन फिगर ए सर्कुलर लूप इज फिक्स्ड टू अ थिन कार्डबोर्ड शीट, एक थिन कार्डबोर्ड शीट में क्या किया गया है, इसको फिक्स कर दिया गया है। When a current is passed through the circular loop of wire, a magnetic field is produced around it. जब इससे करंट पास होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके चारों तरफ प्रोड्यूस होगा। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप वायर इज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर नियर द करंट कैरिंग लूप। As we move away, the concentric circle representing magnetic field lines become bigger and bigger. At the center of the circular loop, the magnetic field lines are straight. और देखिए यहाँ पे तो बना रहा है, ठीक है, ये बनाते जाएगा, ऐसे बनाते जाएगा, ऐसे बनाते जाएगा। लेकिन अगर इसका बीच का बात करें, मिडल का बात करें, सेंटर का बात करें, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगा वो क्या होगा, वो सीधा स्ट्रेट जाएगा। By applying right hand thumb rule, it can seen that each segments of circular loop current carrying प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द सेम डायरेक्शन विद द लूप। क्या होगा कि वो सेम डायरेक्शन में अपना मैग्नेटिक फील्ड लूप बना रहा है सर्कुलर लूप के अकॉर्डिंग। एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द सेम डायरेक्शन एंड ईच अदर, ड्यू टू विच द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज। इन दिस डिस्कशन वी हैव कंसिडर्ड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए सर्कुलर लूप और सर्कुलर वायर विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टर्न ऑफ द वायर। देखिए इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कुलर लूप के बारे में। बस इसमें किस में पढ़ रहे हैं, ये जो वायर है बस वन लूप में दिया गया है, एक बार इसको अरेंज किया गया है। लेकिन सोलेनाइड का जब हम केस पढ़ेंगे तो सोलेनाइड के केस में क्या होगा, इसको बार बार बेंड किया रहा हुआ होगा, उसको बोलेंगे सोलेनॉइड। तो एक हम पढ़े स्ट्रेट केस, एक पढ़े सिंगल बेंडिंग, अब पढ़ेंगे हम सोलेनॉइड का केस। देखिए इसमें किस केस में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर जो डायरेक्शन हो करंट है वो अपवार्ड है, और यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो डाउनवार्ड है। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड का लाइन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन होगा। अब देखिए अब हमारा है, अब किसके बारे में पढ़ेंगे, हाँ एक चीज से ये पता चला कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी इंक्रीज बाय टेकिंग ए सर्कुलर कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ ए नंबर ऑफ टर्न्स इंस्टेंट वायर क्लोजली वन टुगेदर। Thus, if there is a circular coil having turns, the magnetic field produced by the current coils will be times as large. देखिए अगर एक बार इसको टर्न किए, ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंगल लाइन है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किए। लेकिन अगर इसको बार बार करना है तो क्या होते जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐड होते जाएगा, जिससे हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनते जाएगा। तो यानी इससे ये पता चला कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा रहे हैं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स को वायर में बढ़ा रहे हैं तो वो किसका होगा, करंट कैरिंग का
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हैं कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब बाई इंक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, दूसरा ये है कि अगर करंट भी बढ़ाएंगे तो भी उसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। बाई डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द कॉइल, और अगर रेडियस उसका कॉइल का डिक्रीज करेंगे तो भी उसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। तो हमको तीन चीज पता चला इस ऑब्जर्वेशन से। एक पता ये चला कि the strength of magnetic field produced by a current carrying circular coil can be increased। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, by increasing the number of turns, उसका number of turns बढ़ा के। दूसरा by increasing the current flowing through the coil, दूसरा उसका करंट को इंक्रीज करके जो coil से पास हो रहा है। तीसरा by decreasing the radius of the coil, और तीसरा ये है उसका रेडियस ऑफ कॉइल को डिक्रीज करके। अब देखिए, अब हमारे पास एक रूल है क्लॉक फेस रूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। क्लॉक फेस रूल आखिर क्या कहता है, ये कहाँ पे अप्लाई होता है, देखिए इसके बारे में जानते हैं। ए करेंट कैरिंग सर्कुलर वायर बिहेव्स लाइक अ थिन डिस्क मैग्नेट। एक करेंट कैरिंग जो सर्कुलर वायर है वो डिस्क मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसका एक फेस जो होता है नॉर्थ पोल होता है और एक फेस जो होता है साउथ पोल होता है। अब हम कैसे जानेंगे कि कौन नॉर्थ पोल है और कौन साउथ पोल है। द पोलरिटी नॉर्थ और साउथ ऑफ द टू फेसेस ऑफ करंट कैरिंग coil can be determined by using the clock face rule given below। इसको हम clock face rule के माध्यम से हेल्प से जानेंगे कि कौन साउथ पोल है और कौन नॉर्थ पोल है। According to clock face rule, look at one face of a circular wire through which a current is passing. If the current around the face of circular wire flows in clockwise direction, अगर clockwise direction में करंट फ्लो हो रहा है उस सर्कुलर वायर के फेस से, तो हम बोलेंगे वो साउथ पोल है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो हम बोलेंगे नॉर्थ पोल है। देखिए, जैसे ये करंट जो है क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये क्या है, क्लॉकवाइज जब हो रहा है तो ये साउथ मैग्नेटिक पोल है, और ये जो है एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये कैसे पोल की तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की तरह। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लॉक फेस रूल का हम लोग यूज करके बता सकते हैं कि करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो वो साउथ मैग्नेटिक पोल है, और करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो वो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है। अब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनोइड। अभी तक हम लोग किसके बारे में पढ़े, अभी तक हम दो चीज के बारे में पढ़े। एक पढ़े स्टेट के करंट कैरिंग वायर के बारे में और एक सर्कुलर लूप के बारे में। अब देखेंगे सोलेनोइड के बारे में। देखिए यही है सोलेनोइड, देखिए नंबर ऑफ टर्न्स इसमें दिया हुआ है वायर का। The solenoid is a long coil containing a large number of closed turns on insulated copper wire। इसमें क्या होता है कि large number of closed turns of insulated copper wire होता है, जैसे फिगर शो किया है सोलेनोइड का। तो two ends are connected to a battery B through a switch X। देखिए यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है X, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक बैटरी भी लगा हुआ है। When an electric current is passed through the solenoid, it produces a magnetic field around it। जब इसके थ्रू क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ सोलेनोइड के थ्रू, तो क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड क्रिएट हुआ। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग सोलेनोइड इज शोन इन दैट फिगर। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग सोलेनोइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट। इसका मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरह प्रोड्यूस होगा, जैसा कि एक बार मैग्नेट से प्रोड्यूस होता है, और इसमें बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा इसका। Please note that the lines of magnetic field pass through the solenoid and return to the other ends as shown in figure. The magnetic field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight line। देखिए इसके इनसाइड जो होगा, इनसाइड वो कहाँ से फ्लो होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ, लेकिन आउटसाइड जो होगा वो कहाँ से होगा, नॉर्थ टू साउथ की तरफ। मतलब कि ये बार मैग्नेट में जैसे फ्लो हो रहा था, देखे थे ना बार मैग्नेट के केस में, आउटसाइड हो रहा था नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड हो रहा था साउथ टू नॉर्थ। ठीक उसी तरह सोलेनोइड के केस में साउथ टू नॉर्थ होगा इनसाइड, और आउटसाइड होगा नॉर्थ टू साइड। और जो इनसाइड होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। If the strength of the magnetic field is just same in a region, it is said to be uniform magnetic field। अगर सारे रीजन में उसका स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो क्या बोलेंगे कि वहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। Thus the magnetic field is uniform inside a current carrying solenoid। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म कहाँ पे होता है, इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनोइड। मतलब उसके इनसाइड में कैसा होगा,
उसके इनसाइड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनोइड डिपेंड्स ऑन, देखिए इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ किस पे बात पे डिपेंड करेगा। देखिए कौन कौन से बात पे डिपेंड करेगा। एक डिपेंड करेगा द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड। एक देखिए इसमें जैसे कितना टर्न्स है 1 2 3 4 5, अगर इसका इंक्रीज कर देंगे टर्न्स, लार्जर द करंट पास थ्रू द सोलेनोइड स्ट्रॉन्गर विल बी द नहीं लार्जर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड ग्रेटर विल द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस। अगर इसके टर्न्स को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इसका बढ़ जाएगा। टर्न्स को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसका क्या होते जाएगा, जितना बढ़ाएंगे उतना ऐड होते जाएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द सोलेनोइड, दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट पे, यानी करंट को अगर बढ़ाएंगे तो उस केस में भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। द नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलेनोइड, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किस कोर मटेरियल को हम सोलेनोइड बनाने में यूज करते हैं। द यूज ऑफ सॉफ्ट आयरन रड एज कोर इन ए सोलेनोइड प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म। देखिए अगर सॉफ्ट आयरन का हम लोग यूज करेंगे उसके कोर में, किसके, सोलेनोइड को बनाने में, तो ये जो होगा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा। ये था सोलेनोइड का स्टोरी। अभी तक हम लोग 3 चीज पढ़े, क्या पढ़े, एक पढ़े स्ट्रेट वायर के केस में, एक पढ़े स्ट्रेट वायर के केस में, एक पढ़े दूसरा सर्कुलर लूप, और तीसरा पढ़े क्या, सोलेनोइड। स्ट्रेट वायर का केस पढ़े, सर्कुलर लूप का केस पढ़े और सोलेनोइड का केस पढ़े। उसके बाद मैक्सवेल साहब का जो था राइट थंब रूल, उसके बारे में पढ़ेंगे। राइट थंब रूल क्या होता है, क्लॉक फेस रूल क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, आपको बारी बारी से ये सब चीज रिवीजन कर लेना है। अब आया हमारे पास टर्म इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या आया, देखिए अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ मैग्नेट, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। इट इज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए वायर ओन्ड इन अ कॉइल। ये कैसे कंसिस्ट होता है, एक वायर को किससे, कॉइल के फॉर्म में ऑन कर देंगे तो, एंड द करंट थ्रू द वायर क्रिएट्स द मैग्नेटिक फील्ड, और वहां से अगर करंट को फ्लो करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। देखिए 2 तरह का मैग्नेट जाने, एक है बार मैग्नेट जिसको परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं, और एक हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको टेम्पोररी मैग्नेट भी बोलते हैं। देखिए दोनों का डिफरेंस देखिए क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर टेम्पोररी, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होता है वो क्या होता है, टेम्पोररी होता है। एज दिस मैग्नेट्स वर्क्स ऑन मैग्नेटिक फोर्स ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू देम, जब इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तभी ये वर्क करेगा फोर्स एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो वीकर मैग्नेटिक फोर्स देता है, किसके कंपेयर में, इलेक्ट्रोमैग्नेट के कंपेयर में। अब देखिए हमारा एक टर्म है सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसका 1-2 सब टॉपिक है, देखते हैं सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे सप्लाई किया जाता है। हमारे घर में भी इलेक्ट्रिसिटी आता है, उसका कहीं पे मेन पावर होता है, एमसीबी होता है, एमसीबी में के नियर फ्यूज लगाया जाता है। ये सब का आखिर क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होता है, बोलते हैं ना कि ओवरलोड हो गया। देखिए ये सब जानेंगे अभी। वी नो दैट द पावर जनरेशन टेक प्लेस इन पावर स्टेशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन। यहीं पर क्या होता है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टेक प्लेस फ्रॉम द पावर स्टेशन थ्रू लार्ज ट्रांसमिशन लाइन्स विच आर सपोर्टेड बाई लार्ज टावर्स। आप लोग देखे होंगे कि बहुत ज्यादा कहीं कहीं पे टावर्स लगा रहता है ना, जिसके थ्रू क्या होता है, सप्लाई ऑफ टावर सपोर्ट किया रहता है, किस लिए, ताकि लार्ज ट्रांसमिशन लाइन को सपोर्ट करने के लिए, जिसके थ्रू क्या होता है, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। दिस ट्रांसमिशन लाइन एड इन कैरिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ पावर टू सब स्टेशन। यहाँ से क्या होता है कि सब स्टेशन के पास पावर सप्लाई होता है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स कैरी ए स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट which are distributed from the substation to houses. The main supply refers to as mains। देखिए मेन सप्लाई को क्या बोलते हैं, मेंस। रिसीव द पावर इन द होम, क्योंकि क्या करता है, होम में पावर को रिसीव करता है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ केबल, और इसको वेरियस टाइप ऑफ केबल से क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द केबल्स इनटू द डिवाइसेस और अप्लायंस एट होम दे फंक्शन अकॉर्डिंगली। देखिए क्या हुआ, एक जगह मेन सेटअप हो गया, वहां पर पावर आ रहा है, और वहां से एज पर आवर नीड हम क्या कर रहे हैं, पावर को अलग अलग अप्लायंस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके बाद है इन द सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के बारे में हम आपको बताए हैं किस चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। एक बार और देख लेते हैं। सीरीज सर्किट, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन सिंगल डायरेक्शन।
इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, सिंगल डायरेक्शन में। सीरीज सर्किट्स कैन बी आइदर ओपन और क्लोज एट ए सिंगल टाइम। सीरीज सर्किट जो होता है एक बार में या तो ओपन हो सकता है या तो क्लोज हो सकता है, क्योंकि अगर सीरीज में जो कॉम्बिनेशन होता है, अगर 4 बल्ब है, चारों सीरीज में है, तो उसका कंट्रोलिंग करने का स्विच एक ही रहेगा, उससे या तो ऑन कर देंगे या तो ऑफ कर देंगे। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन सेवरल डायरेक्शन, नहीं, व्हेन द सर्किट ब्रेक्स नो करंट फ्लो थ्रू इन द सर्किट। अगर सर्किट ब्रेक हो गया, अगर एक बल्ब भी ऑफ हो गया, तो इसके चलते ये क्या होगा, चारों इफेक्टिव होगा। इसीलिए जो हम लोग अपने घर में सर्किट करते हैं, कंप्लीट करवाते हैं, वायरिंग करवाते हैं, वो किस में होता है, अप्लायंस किस सीरीज में कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। इन द पैरेलल सर्किट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन सेवरल डायरेक्शन। पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेवरल डायरेक्शन में फ्लो होता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्किट्स आर कनेक्टेड इन डिफरेंट ब्रांचेज। डिफरेंट पार्ट का सर्किट जो होता है वो डिफरेंट ब्रांचेज में कनेक्ट होता है। इफ ए सर्किट ब्रेक्स इन ए सिंगल डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अनदर डायरेक्शन। अगर एक डायरेक्शन में ब्रेक भी हो गया तो अनदर डायरेक्शन में क्या होते रहेगा, फ्लो होते रहेगा। इसीलिए घर पे जो है पावर ऑफ सप्लाई टू होम्स थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स आर रिसीव्ड एट द मेंस। इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड थ्रू टू टाइप्स ऑफ केबल्स, ओवरहेड केबल्स एंड अंडर ग्राउंड केबल। दो टाइप के केबल से क्या होता है, सप्लाई किया जाता है। एक को बोलते हैं ओवरहेड केबल्स और एक को बोलते हैं अंडरग्राउंड केबल्स। अब बताइए आप लोग के घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसका कॉम्बिनेशन जो होता है वो पैरेलल ही क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब भी हो जाए, बेकार भी हो जाए, कोई फॉल्ट भी है तो उसके कारण दूसरे पर कोई डिफेक्ट ना हो। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है ओवरलोड। देखिए ओवरलोड किसको बोलते हैं ये भी देख लेते हैं। टू ओवरलोड इज लोड एन एक्सेसिव अमाउंट इन और ऑन समथिंग। देखिए किसी भी चीज पे अगर एक्सेस आप अमाउंट डाल दीजिएगा तो क्या होगा, ओवरलोड हो जाएगा। सच एज एन ओवरलोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच शॉर्ट्स आउट द सर्किट। अगर ओवरलोड होगा इलेक्ट्रिसिटी पे तो क्या कर देगा, शॉर्ट आउट कर देगा, सर्किट शॉर्ट आउट हो जाएगा। ओवरलोडिंग कॉजेज टू मच सिचुएशन। टू ओवरलोड इज टू पुश समथिंग और समथिंग टू फॉर। ए सुपरवाइजर कैन ओवरलोड एन एम्प्लॉयर बाय असाइनमेंट टू मच वर्क। जैसे सुपरवाइजर अगर क्या करता है, अपने से अपने जूनियर्स को अगर बहुत ज़्यादा वर्क दे देता है तो क्या होगा, वो ओवरलोड हो गया। या आपके ऊपर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बोझ आ गया तो वो भी क्या हुआ, ओवरलोड हो गया। बहुत सारे टास्क मिल गया, आपको होमवर्क मिल गया, फेयर बनाने को मिल गया, तो भी क्या हुआ, ओवरलोड हो गया। ठीक उसी प्रकार से अगर घर में भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को एक बार कनेक्ट कर दिए तो उसके कारण भी क्या होता है, ओवरलोड होता है। और ओवरलोड के कारण क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसलिए ओवरलोड नहीं होने देना है। उसी से बचने के लिए हमको एक लगाते हैं फ्यूज। इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ए फ्यूज इज एन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज क्या है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस है विच ऑपरेट्स टू प्रोवाइड ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखिए फ्यूज क्या होता है, फ्यूज लगाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा सप्लाई आ गया वोल्टेज का तो क्या होगा कि अगर फ्यूज नहीं रहेगा तो अचानक से जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रहेगा घर पे सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सब जल जाएगा। तो फ्यूज क्या होगा कि फ्यूज मेल्ट होके खत्म हो जाएगा ताकि नेक्स्ट पार्ट्स में, नेक्स्ट अप्लायंस में सप्लाई ना जाए, जिसके कारण क्या हो, हमारे घर के और भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बच जाए। इसीलिए इसको सेफ्टी डिवाइस भी बोलते हैं। When too much current flow through it, thereby stopping or interrupting the current, इंटरप्ट कर देता है या स्टॉप कर देता है। देखिए कुछ प्रिकॉशन है इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने में। क्या क्या प्रिकॉशन है, स्विच ऑफ ऑल स्विचेज इंक्लूडिंग मेन स्विच व्हेनेवर देयर इज ए स्पार्क और फायर। जब भी देखते हैं कभी कभी घर में क्या होता है कि स्पार्किंग होने लगता है इलेक्ट्रिक वायर में, तो उस केस में क्या कर देना है, इस सारे स्विच को ऑफ कर देना है, मेन सप्लाई को भी ऑफ कर देना है। ऑल कनेक्शन मस्ट बी टाइट, सारा कनेक्शन टाइट होना चाहिए। डिफेक्टिव स्विचेस शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस्ड। ऐसा नहीं कि घर पे देखना है कि वो स्विच खराब है और छोड़ दिए हैं, ऐसा नहीं करना है। ऑफिस में भी ऐसा नहीं करना, देखना है कि ऑफिस में स्विच खराब है, घर पे स्विच खराब है तो घर के स्विच को तुरंत चेंज कर देना है, रिप्लेस कर देना है। ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस शुड हैव प्रॉपर अर्थिंग, मतलब कि सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को क्या करना चाहिए, प्रॉपर अर्थिंग शुड प्रोवाइड होना चाहिए। चलिए ये चैप्टर आपका हो गया फिनिश। अब एनसीईआरटी का बुक लेना है और उसका सारा क्वेश्चन बना देना है। थैंक यू।